डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 6 साइंस का है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले बच्चों हम देखें हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक होते हैं। जैसे हम देखें कि पानी का गर्म होना, भाप बन जाती है, पानी से बर्फ़ का बनना ये है। और हम देखें से जो सब्जी है वो सड़ जाती है, वो देखें। हम देखें कि जो आटा है उससे रोटी का तैयार हो जाना है, या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बना लेना है, या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देना है। तो दैनिक जीवन में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। आओ बच्चों अब हम देखें, एक एक को पढ़ें। पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन होते हैं ये जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और इनके भौतिक जो परिवर्तन होते हैं केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिभाषा में एक बार देखें बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण कौन कौन से बच्चों? साइज में, आयतन में, रंग में, अवस्था में, इनमें ही परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उन्हें भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, पानी से भाप का बनना। इनसे उल्टा भी प्रक्रम हो सकता है, भाप से पानी का बनना या बर्फ़ को पिघलाकर पानी बनना। लोहे की पत्ती को गर्म करना जिससे वो लाल हो जाती है, उसको ठंडा करने पर पुनः उसी अवस्था में आ जाना। पानी में शक्कर का मिलाना या नमक का घोलना। अगर हम इनको गर्म करेंगे तो वापस से हमको शक्कर और नमक प्राप्त हो जाएगी। लकड़ी को तोड़ना छोटे छोटे टुकड़ों में, अर्थात लकड़ी के गुणों में चेंज नहीं किया, लकड़ी तो वो ही है लेकिन आकार उसका छोटा हो गया। कागज़ को काटना, मोम का पिघलना। बच्चों ध्यान रखना, मोम का पिघलना है, मोम का जलना नहीं है, मोमबत्ती का जलना नहीं, मोम का पिघलना। ये है भौतिक परिवर्तन, जिनसे हम वापस से उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ये अपने दिमाग में रखना है। अब बच्चों हम आते हैं रासायनिक परिवर्तनों पे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात इसमें एक या अधिक अलग से नए पदार्थ बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। एक बार परिभाषा को दोबारा से देखें। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरणों में देखें बच्चों, इसके में दूध से दही का बनना। दूध से दही के बनने में बच्चों क्या होता है? प्रश्न है उसमें पाठ के अंत में। दूध से दही के बनने में जीवाणुओं के द्वारा ये क्रिया होती है, और दही के बनने में एक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। इस प्रकार से दूध से जो दही बनता है वो रासायनिक प्रक्रम है। लकड़ी का जलना। लकड़ी क्या होता है बच्चों? इनमें हाइड्रोकार्बन होते हैं, और लकड़ी के जलने पर हम कार्बन और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टूटना हो जाता है। तो लकड़ी का जलना, हम वापस से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते उस राख से। रोटी का बनना। बच्चों रोटी का बनना हम देखें, जब आटा लगता है तो उसमें एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसमें मिल जाती है, और जब रोटी फूलती है तो उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फूलती है। तो हम जब रोटी को दोबारा से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि गेहूं में प्रोटीन भी होता है, वो अत्यधिक ताप के कारण स्कंदित हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है। जैसे अंडे में आपने देखा होगा कि अगर उसको ज़्यादा ताप दें तो वो प्रोटीन खराब हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण अगला उदाहरण। प्रकाश संश्लेषण में आपने देखा था पिछले पाठ में, पहले पाठ में बच्चों, कि उसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। वो भी एक रासायनिक अपक्रिया है या रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, जो हम अभी सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बच्चों, भोजन का पाचन वो भी रासायनिक अपक्रिया है। मोमबत्ती का जलना वो भी रासायनिक क्रिया है। लोहे में जंग का लगना रासायनिक अपक्रिया है। औषधियों का निर्माण, जो औषधि हमारी ये आती हैं, एलोपैथी औषधि आती हैं, ये रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण हैं। अब हम बच्चों डिटेल में थोड़ा सा देखें, लोहे में जंग का कैसे लगता है उसका थोड़े आगे की क्लासों में आप थोड़े से इनकी रासायनिक अपक्रियाओं को देखोगे। शुरुआत में छोटी छोटी रासायनिक अपक्रियाओं को अब हम देख लेते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा, लोहा जो होता है काफ़ी दिनों तक अगर खुले में, जहाँ नमी या पानी की बूंदें उपस्थित हैं, तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। तो
ये क्या होता है समीकरण के रूप में, इसको बच्चों थोड़ा सा देख लें हम। लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe, जिसको हम फेरम बोलते हैं। इसको लोहा मैंने लिख लिया। वायु में उपस्थित होती है ऑक्सीजन, इसको मैंने यहाँ लिख लिया। नमी में होता है H2O, जल होता है, वो मैंने यहाँ लिख लिया है। ये तीर जो गणित में समीकरण होते हैं, इसी प्रकार से विज्ञान में भी समीकरण होते हैं। ये हमने तीर लगा दिया है। तो अब मेरी लेफ्ट साइड में होते हैं अभिकारक और इधर होते हैं उत्पाद, अर्थात इधर होते हैं बनाने वाले, इधर होते हैं बनने वाले, राइट साइड में होते हैं बनने वाले। तो यहाँ इनकी क्रिया से बच्चों ये बन जाता है जंग। जंग को बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 जंग। आपकी किताब में यही लिख रखा है Fe2O3 जंग। ये वैसे एक्चुअल में जंग का ये सूत्र है Fe2O3, इसमें जल मिला हुआ होता है, ये जंग है। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड वो क्या कहलाता है बच्चों, जंग कहलाता है। तो अब इस जंग से बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, हमारे उपयोग में हम देखते हैं लोहा बहुत काम आता है। क्या उपाय किए जाते हैं, तो बचाव के लिए आपने देखा होगा कि उन पर लोहे की चीज़ों पर, गेटों पर पेंट कर दिया जाता है, ग्रीस लगा दी जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है पेंट या ग्रीस, पेंट लगाने से या ग्रीस लगाने से उस पर लोहे पे ऑक्सीजन और नमी वो आ नहीं पाती है। इसके कारण अगर लोहे पे ऑक्सीजन और नमी नहीं आएगी तो उस पर जंग नहीं लगेगी। यही काम ग्रीस करती है। लोहे की पाइपों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। इससे भी जिंक उस पर जंग नहीं लगती है लोहे पे। एक बच्चों एक उदाहरण आपने और मैं बताऊं आपको, समुद्र के जो पानी है वो लवणीय पानी होता है। समुद्र के पानी से जंग जल्दी लगती है क्योंकि वो लवणीय पानी होता है। और रेगिस्तान में कोई वस्तु अगर रेगिस्तान में और समुद्र के पास दोनों जगह पर रखी हुई है तो समुद्र के पास जो वस्तु रखी हुई है उसमें जंग जल्दी लगेगी, क्योंकि वहाँ की लवणीयता ज़्यादा रहती है, लवण ज़्यादा रहते हैं समुद्र के पानी में, इसलिए वहाँ पर जंग जल्दी लगती है। एक बच्चों किताब के अंत में एक प्रश्न और दे रखा है, थोड़ा सा उसको भी हाथों हाथ हम देख लेते हैं यहीं की यहीं। एक ऐसे किया है उसमें कि नल का पानी लिया है 3 गिलासों में या 3 बीकरों में लिया है, ए में, बी में, सी में, इनमें लिया है नल का पानी, इसमें लिया है। एक में लिया था गर्म पानी लिया था, उतना ही गर्म पानी लिया था। एक में गर्म पानी के साथ तेल भी लिया था। तो इसमें एक लोहे की कील डाली थी तीनों गिलासों में। तो उसमें ये पूछा गया था कि इसमें जंग सबसे ज़्यादा किस में लगेगी, सबसे कम किस में लगेगी। तो बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो नल का पानी हमने प्लेन पानी भरा है उस एक गिलास में सबसे पहले जंग लगेगी और सबसे ज़्यादा जंग लगेगी, क्योंकि इसमें पानी की भी उपस्थिति है और ऑक्सीजन की भी भरपूर मात्रा में उपस्थिति है। गर्म पानी में बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति थोड़ी कम होती है। तो लोहे में जंग के लिए इसमें ऑक्सीजन की जो उपस्थिति की ज़रूरत होती है वो थोड़ी कम मिल पाएगी, तो इसमें थोड़ी कम मात्रा में जंग लगेगी। अगर हमने इसको 1 नंबर दिया है तो इसको हमने 2 नंबर दिया है। और जिस पानी में हमने गर्म पानी के साथ तेल भी डाल दिया, तेल क्या करता है बच्चों, ऊपर उस पर परत बना लेता है पानी पे, तो वो पानी में ऑक्सीजन नहीं आने देता है। तो वहाँ क्या होता है बच्चों, वो ऑक्सीजन जब नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ जंग लगने की संभावनाएं कम रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे कम जंग लगेगी सी नंबर के, जिसमें गिलास में हमने पानी लिया था। अब बच्चों आगे देखें हम, आगे रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, उनको प्रयोगों द्वारा किताब में समझाया गया है। मैं किताब से फ़ोटो लूँगा और थोड़ा यहाँ से समझाऊँगा मैं आपको। जैसे पहला प्रयोग दिया गया है उसमें मैग्नीशियम का जलना। मैग्नीशियम के जलने में कौन सा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मैग्नीशियम का प्रतीक बच्चों होता है Mg और ऑक्सीजन को हम O2 से लिख रहे हैं। यहाँ मैग्नीशियम को जलाने का मतलब है उसको ऑक्सीजन मिल रही है, जलाने से एक नया पदार्थ बनता है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये राख बनती है, ये क्या बनती है बच्चों, राख हो जाती है। मैग्नीशियम का फीता या उसका जलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन जाती है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बच्चों राख होती है उसको अगर हम जल में घोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जल का सूत्र होता है बच्चों H2O। इसको अगर हम जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारीय विलयन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम जैसे पिछले पाठों में या हम पढ़ेंगे अभी, अगर इसको हम देखें जो क्षार है, अगर इसको लाल लिटमस इसमें डालते हैं क्षारीय विलयन में, तो ये विलयन कैसा, ये जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाता है, नीला।
लाल लिटमस पेपर को इस घोल में डालेंगे तो वो नीला हो जाता है। अब बच्चों मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा किताब में आपको, जो ये मैग्नीशियम का फीता जलाया है वो इस प्रकार से जलाया हुआ प्रतीत होता है। आप देख रहे हैं यहाँ से ये पकड़ रखा है। घरों पे ये प्रयोग आपको नहीं करने हैं, ये आपको बड़ों के देखरेख में, टीचरों की देखरेख में ये प्रयोग करने हैं, और ये आपको स्वतंत्र रूप से बिल्कुल नहीं करने हैं ये वाले प्रयोग। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे, ये वाला प्रयोग है बच्चों, ठीक है। अब आता हूँ मैं पाठ पर दोबारा से। दूसरा प्रयोग बच्चों है इसमें रासायनिक परिवर्तन में ही नीला थोथा या कॉपर सल्फेट जो होता है बच्चों, एक उसमें हमने लिया है, एक बीकर में ले रखा है। बीकर का मतलब होता है एक पात्र में ले रखा है। इसका भी मैं प्रयोग बच्चों आपको दिखाऊं, अभी मैं एक बार समझ लो इस बात को, फिर मैं इसका फ़ोटो बताऊंगा किस प्रकार से किताब में दे रखा है। कॉपर सल्फेट जो है नीला घोल होता है इसका, ये लिया हुआ है, एक बीकर में लिया हुआ है। इसमें बच्चों क्या किया है, हल्का सा तनु अम्ल डाल दिया है। तनु अम्ल का मतलब पतला अम्ल, जो गाढ़ा नहीं है, पतला अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया है इसमें हमने, इस बीकर में डाल दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया है। फिर इसका रंग बच्चों होता है नीला। अब नीला है तो हम रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया बच्चों, एक ब्लेड जो सेविंग के लिए आती है, दाढ़ी बनाने के लिए आती है, वो वाली पत्ती लोहे की वो डाल दिए। लोहे का प्रतीक बच्चों जैसे हमने अभी जंग वाले उसमें देखा था Fe होता है, तो वो Fe यहाँ इस कॉपर सल्फेट से क्रिया करेगा, और कॉपर सल्फेट से जब क्रिया करेगा तो बच्चों वो बना लेता है फेरस सल्फेट। वो होता है हरे रंग का होता है, और जो कॉपर है वो एक भूरा अवक्षेप बना लेता है। अवक्षेप का मतलब एक जमने वाला सा पदार्थ बना लेता है, वो कॉपर होता है। बच्चों मैं इस प्रयोग को थोड़ा सा आपको किताब में बताना चाहूँगा। ये प्रयोग सभी आपको बड़ों की देखरेख में करने हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप से ये प्रयोग नहीं करने हैं। ये रसायन होते हैं, खतरनाक होते हैं। तो ये बच्चों ये प्रयोग आप देख रहे होंगे। यहाँ कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीला है, इसमें हमने थोड़ी सी तनु अम्ल डाला है, H2SO4 का डाला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का डाला है। फिर इसके बाद में हमने इसमें ये ब्लेड जो सेविंग कब आता है वो इसमें डाल दिया है। इसमें डालते ही इसका रंग यहाँ पर हरा रंग का हो जाता है। ये हरा रंग किसके कारण हुआ बच्चों, आयरन सल्फेट जो हमारी समीकरण में भी बना था, FeSO4 जो बना था, आयरन सल्फेट बना था, उसके कारण ये हरा रंग हो जाता है बच्चों में। तो बच्चों आपने देखा ये कि रासायनिक परिवर्तनों के दो उदाहरण आपने देखे। एक अगला उदाहरण और देखो जो किताब में दे रखा है, सिरका जिसमें एसिटिक अम्ल होता है, उसमें हमने खाने का सोडा मिलाया है। खाने के सोडे का सूत्र होता है बच्चों NaSCO3। आपकी पाठ के पीछे प्रश्न दे रखा है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो सोडियम, इसको हम सोडियम बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी क्रिया से जब भी आप, ये अम्ल है और ये क्षार है, जब भी आप अम्ल और क्षार की क्रिया कराओगे तो लवण बनेगा। आपके पास क्या बनेगा बच्चों, लवण। तो और साथ में इसमें बनी है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है तो ये भी एक प्रयोग से दर्शाया गया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बच्चों क्या किया है, इन्होंने चूने के पानी में प्रवाहित कर दिया है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया रंग आ जाता है। ये कैसा हो जाता है बच्चों, दूधिया। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण दूधिया रंग हो जाता है। तो इस प्रयोग को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि रासायनिक परिवर्तन का ये एक और प्रयोग है। ये यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पर सिरका और इसमें खाने का सोडा इसमें डाला है, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से जाते हुए इस परख नली में हमारे पास चूने का पानी है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण ये दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये अब मैं इसमें आता हूँ। रासायनिक परिवर्तनों में और बच्चों क्या होता है, नए उत्पाद जो पदार्थों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में होती हैं। तो इसमें क्या है, ऊष्मा, प्रकाश और अन्य विकिरण भी निकलती हैं। जैसे अब देखें, बम चलाते समय आपने शादी या उनमें त्योहारों पे देखे होंगे बच्चों, बम वगैरह ये नहीं चलाने चाहिए क्योंकि इनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है और विभिन्न प्रकार की विकिरणें, विभिन्न प्रकार का धुआं ये निकलता है, नहीं चलाने चाहिए। इनमें क्या होता है बच्चों, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, विकिरणें निकलती हैं,
और बहुत सारी रासायनिक अपक्रियाओं में बम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, गंध में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम देखें कभी कभी हम घरों में दाल ख़राब हो जाती है, कहते हैं थोड़ी खट्टी खट्टी सी गंध आ रही है, तो वो किण्वन के कारण हो जाता है। किण्वन मतलब सड़ने के कारण हो जाता है। गंध में भी परिवर्तन हो जाता है रासायनिक क्रियाओं में। रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे बहुत से पदार्थ, हमने अभी कॉपर सल्फेट वाला उदाहरण देखा था, वहाँ इसका रंग नीला था, यहाँ हरा हो गया, रंग में भी परिवर्तन हो। किसी गैस का बनना हो जाता है, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। तो नए पदार्थ बनने के साथ साथ ये चीज़ें भी रासायनिक परिवर्तनों में हो सकती हैं। अब बच्चों आगे देखें हम इसी पाठ में, और आगे क्या है, एक देखें रासायनिक परिवर्तन का और एक उदाहरण देखें। हमारा ओजोन मंडल जो होता है मध्य परत में, जो आप अपनी जियोग्राफी भूगोल हमारी पृथ्वी वाले उसमें किताब में पढ़ोगे, पृथ्वी हमारा आवास, उसमें पढ़ोगे जब हमारा दे रखा है मध्य मंडल जिसमें ओजोन होती है। ओजोन मंडल हमारे लिए क्या काम करता है? ओजोन होती है जिसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं जो हमारी पृथ्वी के सभी सजीवों के लिए बड़ी हानिकारक होती हैं। उनको ओजोन होती है वो रोक लेती है। पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं? ओजोन को ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन होता है बच्चों, ये तो O3 का मतलब होता है ओजोन, और O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसमें तोड़ देता है। जो ओजोन होती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं उसको ऑक्सीजन में तोड़ देती हैं। और ये आगे आप पढ़ोगे इस प्रकार से, ज़्यादा भाषा ही समझ लो केवल काफ़ी है। तो ये जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारे सजीवों को सुरक्षा प्रदान करती हैं पराबैंगनी किरणों से। ओजोन की जो मंडल होता है, ओजोन परत होती है, वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। आजकल ओजोन परत की भी मोटाई कम होती जा रही है, जो हमें बचानी होगी, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बहुत हद तक बढ़ गया है, उसको हमें बचाना होगा। क्योंकि अगर ओजोन परत नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे हमें हानिकारक दुष्परिणाम झेलने होंगे। बच्चों रासायनिक परिवर्तनों में और हम देखें, जैसे आपने देखा होगा सेब के काटने पर सेब के रंग में परिवर्तन हो जाता है, आपने देखा होगा। बच्चों एक और देखें हम उदाहरण, पानी के जो जहाज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे लंबे समय तक पानी में रहते हैं। तो क्या होता है, उनमें काफ़ी पेंट लगा के रखते हैं और ये सब सावधानियां करके रखते हैं, फिर भी समुद्र का जो लवणीय जल होता है वो जंग जल्दी लगती है उससे, क्योंकि लवण के कारण जंग जल्दी लगती है। तो उनके काफ़ी सारे हिस्से जो पानी के जहाज़ों के होते हैं, काफ़ी सारे हिस्से होते हैं, वो हर साल बदलने पड़ते हैं ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। बच्चों आजकल भोजन बनाने के लिए विभिन्न ऐसे पात्रों का उपयोग में लिया जाता है जिनमें जंग नहीं लगती है। तो हम स्टील के ऐसे पात्र लेते हैं जिनमें जंग नहीं लगती, उनको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील, उनको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ऐसे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, उसमें लोहे में Fe में क्रोमियम, निकिल, कार्बन और मैग्नीज मिलाया जाता है। लोहे में, ये लोहा का प्रतीक है, Cr बोलते हैं क्रोमियम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ, Cr होता है क्रोमियम, नि का मतलब निकिल, C का मतलब कार्बन, Mn का मतलब मैग्नीज। आगे की क्लासों में आएंगे, ये थोड़ा थोड़ा अभी याद कर लेना, जितना हम आ रहा है उतना याद कर लेना केवल, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक उदाहरण आता है बच्चों, इसमें भौतिक परिवर्तन का तुम्हारी किताब में दे रखा है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलीकरण होता है, जैसे हम देखते हैं बच्चों, पिछली क्लासों में भी आपने देखा था, जैसे हम नमक, समुद्र के पानी से नमक हमको प्राप्त होता है, तो हम नमक को डायरेक्ट हम प्राप्त नहीं कर लेते, नमक को पहले सुखाते हैं, फिर उसके बाद में उसके क्रिस्टल तैयार करे जाते हैं। क्रिस्टल तैयार करे जाते हैं, तो किसी घोल से उसके क्रिस्टल बनाना या उसको अपनी मूल अवस्था में लाना, क्रिस्टलों के रूप में लाना, टुकड़ों के रूप में लाना, या तो वो क्रिस्टलीकरण कहलाता है। क्रिस्टल को आप पानी में घोल दोगे तो दोबारा से वही अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जब पदार्थ में, एक पदार्थ में अवस्था में परिवर्तन होता है, उसका नया पदार्थ नहीं बनता है, तो उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है क्रिस्टलीकरण। तो अब हम देखें इसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाए हैं। एक किताब में प्रयोग दे रखा है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने का। कॉपर सल्फेट CuSO4, उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है उसके हमने
घोल बना एक हमने पानी लिया है। पानी लेकर उसमें हल्का सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की हमने कुछ बूंदें डाल दी हैं। बूंदें डाल के उसको हमने उबाला है। उबाल के हमने क्या किया है बच्चों, उसमें कॉपर सल्फेट जो हमारे पास था अशुद्ध अवस्था में, उसको हमने उसमें डाल दिया है। डालकर थोड़ा थोड़ा हमने उसको हिला दिया है। हिलाकर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद जब हम देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के हमारे पास क्रिस्टल हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मैं बच्चों एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो कॉपर सल्फेट वाला जो है प्रयोग हमारी किताब में किया गया है वो किस प्रकार से है। ये कॉपर सल्फेट, इसमें बच्चों मैंने जैसे बताया था यहाँ ये बीकर था एक कॉपर सल्फेट का, तो इसमें डाला गया था गर्म करके, और यहाँ देखो ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो तैयार हो गए हैं। देखो इस प्रकार से ये क्रिस्टल तैयार हो रहे हैं, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं। अब बच्चों इसमें किताब में कुछ प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्नों का समावेश मैंने इसमें पाठ के अंदर ही समझाते हुए किया है। कुछ प्रश्न रह गए हैं उनको मैं इसमें ले रहा हूँ। किस प्रकार से ये है, नींबू के रस में खाने का सोडा जो मिलाते हैं तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, आप बुलबुलों के रूप में देख सकते हैं। तो वो भी एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। खाने के सोडे का सूत्र वो ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है, तो वो भी एक उसका ही उदाहरण है। बच्चों किताब के पार्ट में लास्ट में एक एलपीजी के संबंध में दो वो दे रखे हैं, उनको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी एलपीजी होती है बच्चों, उसको अत्यधिक दाब देकर द्रव के रूप में भरा जाता है। द्रव के रूप में भरा जाता है। जब हम उसको काम में लेते हैं तो वो द्रव क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। द्रव जब गैस बनती है और गैस को अगर हम दाब दे देते हैं तो दोबारा से भी ये द्रव हो सकता है। अर्थात ये जो परिवर्तन है वो तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। ये परिवर्तन तो भौतिक कहलाएगा। अगर हम गैस को जलाते हैं, इसको क्या किया बच्चों, हमने गैस को जलाया है। इसी गैस को जो हम एलपीजी जो है इसका पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको अगर हमने जलाया है बच्चों, इसमें एलपीजी में होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन अर्थात हाइड्रोकार्बन होते हैं। आप आगे पढ़ोगे उसमें बच्चों, ये जलाने पर ये हो जाएगा फिर रासायनिक प्रक्रम। जैसे हम हर किसी चीज़ को जला रहे हैं, जब रासायनिक प्रक्रम हो जाता है तो ये भी क्या प्रक्रम हो जाएगा बच्चों, रासायनिक प्रक्रम हो जाएगा। एक प्रश्न उसमें दे रखा है थोड़ा सा कि अवायवीय जीवाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, बायोगैस का निर्माण करते हैं किसी भी चीज़ को सड़ाकर। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, गोबर गैस का भी निर्माण इसी विधि से होता है। गोबर को डाल देते हैं उसमें, वो सड़ता रहता है, फिर गोबर गैस का निर्माण होता है। ऐसे ही जो अवायवीय जीवाणु जो अंदर रहते हैं वो जैव गैस या बायोगैस का निर्माण करते हैं। ये एक ईंधन के रूप में होती है बायोगैस। ये प्रक्रम जीवाणुओं ने सड़ाकर जैव गैस बनाई, ये विभिन्न रासायनिक प्रक्रम द्वारा बनी है। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और जो बायोगैस जो हमने जलाई है ईंधन के रूप में जलाई है, तो वो क्या कहला, ईंधन से जलाना, ईंधन का जलाना, वो भी क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। जलाना किसी भी चीज़ का क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अब एक प्रश्न दिया हुआ है किताब में लास्ट में कि 2-3 हानिकारक परिवर्तनों के उदाहरण दीजिए और उनकी आप रोकथाम कैसे करोगे, ऐसे उदाहरण दीजिए। तो बच्चों एक देखें हम परिवर्तनों के कौन कौन से हानिकारक उदाहरण हैं। आप देख सकते हैं आपके घरों में सब्जियां खराब हो जाती होंगी, वो किण्वन की क्रिया द्वारा, सड़ने की क्रिया द्वारा खराब होती हैं। कैसे रोक सकते हो बच्चों उसको, हम रोक सकते हैं या तो उनको सब्जी को बना के फ्रिज में रख दें, या थोड़ा ज़्यादा गर्म स्थानों पर ना रखें। अगर हो सके, संभव हो सके तो उतना ही खाना बनाएं जितना हम खाने के लिए सदस्य हैं। इस प्रकार से हम रोक सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण इसमें लें, कैसे रोक सकते हैं गलत चीज़ों को। हमारी नालियाँ वगैरह होती हैं वो सड़ती रहती हैं, उसमें सड़ाने वाले जीवाणु पैदा हो जाते हैं रुके हुए पानी में, वो सड़ाते रहते हैं, जैसे मेथेन बनाने वाले जीवाणु पैदा हो जाते हैं। तो इनको कैसे रोक सकते हैं, नालियों की सफाई करके रोक सकते हैं। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं परिवर्तनों में, हानिकारक परिवर्तनों में, जैसे आजकल देखा होगा बच्चों, अत्यधिक बम पटाखे या प्रदूषकों का उपयोग किया जाता है जिनसे हानिकारक गैसें, ध्वनि का अत्यधिक फैलाव या कोई भी क्षति हो सकती है।
ये भी एक रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण है। और इसको कैसे रोक सकते हैं? हम बड़ों की समझाइश से या पर्यावरण को बचाने की खातिर इससे रोक सकते हैं। और एक बच्चों, एक हानिकारक परिवर्तन घरों में कभी कभी क्या हो जाता है, अपच या खट्टी डकारें, ये ऐसी एसिडिटी की समस्या हो जाती है ज़्यादा खाने या तला चुपड़ा खाने से। तो उस अवस्था में क्या दिया जाता है, हमारे शरीर में अम्ल बन जाता है, तो हमें प्रति अम्ल दिया जाता है, प्रति अम्ल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो जो हमारे शरीर में अम्ल बन रहा है वो लवण बन जाता है। क्षार और अम्ल की क्रिया से लवण बन जाता है, तो हमें आराम पड़ जाता है। तो इस प्रकार से कुछ हानिकारक परिवर्तन हुए और इनका हमने समाधान देख लिया। एक सबसे लास्ट में किताब में दे रखा है बच्चों, हमारे दिल्ली में आप पढ़ोगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारी सामाजिक ज्ञान की हमारे अतीत वाली किताब में दे रखा है डिटेल से। तो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और जो 1600 वर्षों से लगभग बनी हुई है उस पर अभी तक भी जंग नहीं लगी है। इसका वजन, इसमें लोहे का प्रयोग किया गया है, 6000 किलो लोहे का प्रयोग किया गया है। अनेक विदेशों से वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने देखा कि इसमें किस प्रकार से ये अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। तो इससे ये ज्ञात होता है बच्चों कि हमारे भारत में 1600 वर्षों पहले तक भी ये धातु वैज्ञानिकी, जो धातु वैज्ञानिक या धातु कर्म का, जो धातुओं के साथ किस प्रकार से इनमें जंग ना लगे, धातु वैज्ञानिकी या धातु कर्म का आविष्कार हो चुका था, जिसके कारण कुतुब मीनार जैसी इमारतों में अभी भी जंग नहीं लगी है। बच्चों, किताब फिर भी एक बार पढ़नी है आपको, और हम अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।